हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी की पॉइंट्स ऑफ फिजिक्स, चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में मैंने इसका जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस हैं कि इसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे क्यों जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रूम टेम्परेचर पर मेटल से क्यों नहीं बाहर निकलता है। ठीक है, वो बताया था मैंने इससे पहले। और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को मैंने इसमें हाईलाइट किया था कि आपको उन्हीं लाइंस को पढ़ना है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपका टाइम सेविंग होगा एट द लास्ट टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। और मैंने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन को भी मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने बोला था कि आपको किसी भी सरफेस से, अगर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कराना है तो जो हमको मिनिमम एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ती है उसी को हम उस मेटल का क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन बोलते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज known as work function और it is represented by phi naught। ठीक है, एंड इट्स SI यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बोला था कि वर्क फंक्शन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक हो गया। तो फर्दर हम आज की वीडियो को फिर से आगे बढ़ाते हैं और फर्दर हम उसमें देखते हैं कि आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी की पॉइंट से इसी चैप्टर का डिस्कस करेंगे। और इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं हम आज का जो हमारे पास एनसीईआरटी की पॉइंट्स में जो हमारे पास डिस्कशन का जो एनसीईआरटी हमने रीड करनी है वो रीड करनी है फोटोन थ्योरी। क्या क्या फोटोन थ्योरी। ओके, फोटोन थ्योरी को हम क्या करेंगे, आज एनसीईआरटी से पढ़ेंगे वन बाय वन। फोटोन थ्योरी की फोटोन क्या होता है, फोटोन की एनर्जी क्या होता है, फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, फोटोन का चार्ज क्या होता है। ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे, अबाउट द फोटॉन्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो वीडियो क्या है देखो, जो इसमें एनसीईआरटी 11.7 हमको दिया है। 11.7 में हमसे क्या कह रहा है, 11.7 है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दैट मीन्स द फोटोन। फोटोन क्या होता है, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टों को मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद। तो ये एनसीईआरटी हमको ये बताती है, मैं पहले पढ़ता हूं उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दस गेव एविडेंस टू द स्ट्रेंज फैक्ट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो लाइन है ना, अपने आप में बहुत फील देने वाली लाइन है। ये जो लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, फैक्ट दैट लाइट इन इंटरेक्शन विथ मैटर behaved as it was made up of quanta or packets of energy। ठीक हो गया, ईच ऑफ एनर्जी एच न्यू। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये अपने आप में इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। क्या एनसीईआरटी में ये हमको ये बताया है कि जो फोटोन थ्योरी है उसने हमको ये बताया कि जब भी कोई लाइट किसी मैटर, सर अब ये मैटर क्या होता है, मैटर मीन्स विच हैव मास। मैं मैटर, तुम आप लोग मैटर, टेबल मेज सॉलिड लिक्विड, ये सब मैटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो ऐसे बिहेव करती है कि वो जैसे किससे मिलकर बनी हो, पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी हो। किससे मिलकर बनी हो, पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी हो। इन्हीं पैकेट्स को हमने क्या बोल दिया, क्वांटा। क्या बोल दिया, क्वांटा बोल दिया। और एक क्वांटा, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एच न्यू होती है। तो ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है कि व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर देन इट्स ट्रांसफर इट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स। ठीक है, उन्हीं बंडल को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है,
देखें, समझ में आ चुका है कि एनसीईआरटी की लाइन कितनी अच्छी लिखी हुई है, बहुत बेहतरीन लाइन लिखी हुई है। तो मैं इसी लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो व्हेन, बहुत ध्यान से समझेंगे, व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ, व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर, समझ, मैटर कौन कौन हो सकता है, समझ में आ गया, मैं मैटर, आप लोग मैटर, चेयर टेबल सब मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस सब मैटर, मैटर, ठीक हो गया। तो व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर then it transfer then it transfer its its energy in the form of, ठीक है, इस लाइन का मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं, इन द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो यही है, तो ये जो दीज स्मॉलेस्ट, ये जो हमारे पास क्या है, these smallest packets, these smallest packets of energy are known as photon, क्या बोलते हैं इनको, फोटोन और क्वांटा, एक फोटोन को क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्लियर, समझ में आ चुका है कि ये जो एनसीईआरटी का ये जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को मैंने आपको हाईलाइटेड करके समझा दिया। लाइन क्या बोल रही है कि जब भी कोई लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट होती है तो इस तरीके से बिहेव करती है कि वो जैसे किससे मिलकर बनी हो, पैकेट्स से बनी हो, पैकेट्स से बनी हो, बंडल्स से मिलकर बनी हो, किससे मिलकर बनी हो, बंडल्स और पैकेट से मिलकर बनी हो। उन्हीं पैकेट्स को क्या बोलते हैं, उन्हीं पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। उन्हीं पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं पैकेट्स को हम क्या बोल रहे होते हैं, फोटोन बोल रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन, सर एक और बार, सर एक और बार पढ़ो कि जो लाइट, लाइट व्हेन, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट बिहेव्स, ठीक है, लाइट बिहेव्स एज इट इज मेड ऑफ एनसीईआरटी की लाइन देखो, ये जो मैंने लिखी है यहाँ पर, एनसीईआरटी की लाइन को ले लेते हैं। तो इसका मीन क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट मीन्स कि जो लाइट है हमारे पास वो ऐसे बिहेव कर रही है, लाइट बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ फोटोन, मेड अप ऑफ फोटोन, कब, when interact with matter, when interact with matter। समझ में आया, ये एनसीईआरटी की लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी। तो अपने आप में बहुत कुछ बचा रही है हमको कि जब भी कोई लाइट है किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो ऐसे बिहेव करती है वो जैसे किसके मिलकर बनी हो, फोटोन से मिलकर बनी रहती है। किससे मिलकर बनी रहती है, फोटोन से मिलकर बनी रहती है। तो यहां से हमको क्या समझ में आया, यहां से हमको ये समझ में आया कि इसको जो हमने डिस्कवर किया था, प्लैंक ने इसको, इसके बारे में हमको बताया था, प्लैंक से ने हमको ये बताया था कि ठीक है, कि जो लाइट आती है वो कंटिन्यूस नहीं आती, किस फॉर्म में आती है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है। उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमको पता चला क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्या पता चला, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का कैसा नेचर है, क्वांटम, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, फर्स्ट वेव नेचर और दूसरा क्या है, पार्टिकल नेचर। अगर मैं ड्यूअल नेचर की बात करता हूँ, ड्यूअल नेचर की बात करूंगा तो एक हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लाइट ड्यूअल नेचर का मीन्स एक हमारे पास क्या होगा, वेव नेचर। ठीक है, एक हमारे पास क्या होगा, वेव नेचर, और दूसरा होगा हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल नेचर। मैंने डिस्कस किया था अगर हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, सीधे सीधे वेव नेचर के पास चले जाएंगे। और अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो हम सीधे किसके पास चले जाएंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के पास चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो लाइट, इस सेंटेंस को अपने बार बार बोलो कि लाइट ऐसा बिहेव करती है कि वो फोटोन से मिलकर बनी रहती है। कब, जब वो किसी
मैटर से इंटरेक्ट करती है। तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या कर रहा है, बहुत कुछ हमको बता रहा है। ठीक है, सपोज दैट क्या हुआ, जैसे एक गार्डन है, गार्डन में अगर क्या है, कोई माली है, गार्डनर है, अगर वो किसी प्लांट को क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, वाटर दे रहा है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो क्या करे, वो सीधे पाइप लगा दे, सीधे पाइप से क्या करे, पानी दे दे। तो ये कैसा हुआ, कंटिन्यूअस हुआ, ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर हुआ। बट इसी चीज को ऐसा क्या करे कि वाटर के बैलून बना के, वाटर, ठीक है, वाटर के क्या करे, पहले बैलून बनाएगा, तब क्या करेगा, वो वाटर को क्या करेगा, प्लांट तक ट्रांसफर करेगा। तो जो वाटर के बैलून है, द बैलून्स ऑफ वाटर, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ, कि ये जो वाटर है वो कंटिन्यूअस नहीं है, कैसा है, वो डिस्क्रीट है। उस बैलून ऑफ वाटर को ही हम क्या कहने वाले हैं, फोटोन बोलने वाले हैं। तो समझ गए आप लोग। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। क्लियर हो चुका है। तो फर्दर आगे को हम एनसीईआरटी को क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी की लाइन। ठीक हो गया कि जो लाइट ऐसे बिहेव करती है कि वो फोटोन से मिलकर बनी रहती है, कब, जब वो मैटर के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। अब इसी के बारे में देखो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इज द लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज टू बी एसोसिएटेड विद पार्टिकल, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आइंस्टीन अराइव्ड एट इंपोर्टेंट रिजल्ट दैट लाइट क्वांटम कैन ऑल्सो एसोसिएटेड विद बी मोमेंटम। ठीक है, तो अगर फोटोन है तो फोटोन की क्या होगी बेटे, कुछ एनर्जी होगी, कुछ उसका मोमेंटम होगा, P इक्वल टू एच न्यू बाई सी। इसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ, अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम इज अ स्ट्रॉन्ग साइन दैट द लाइट क्वांटम कैन बी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है कि जो फोटोन का एक डेफिनेट एनर्जी है और डेफिनेट मोमेंटम है, ये हमको क्या बता रहा है, लाइट का क्वांटम नेचर और पार्टिकल नेचर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक हो गया, दिस पार्टिकल वॉज लेटर नेम्ड फोटोन। ठीक है, तो इसके बाद इस पार्टिकल का क्या नाम रख दिया गया, फोटोन नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया, फोटोन नाम रख दिया गया। ठीक है, द पार्टिकल लाइक द particle like behavior of light was further confirmed in 1924। ये भी याद रखो, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, पर वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं। बाय द एक्सपेरिमेंट A.S. कॉम्पटन। ठीक है, कॉम्पटन ने फर्दर हमको क्या करके दिखाया कि ये हमको प्रूफ करके दिखा दिया कि जो लाइट है उसके पास क्या है, इसके पास क्या है, पार्टिकल नेचर ऑन स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 1924 में A.H. कॉम्पटन ने हमको ये बताया कि जो लाइट है उसके पास क्या है, लाइट है उसके पास कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है, बाय द परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग ऑन एक्स रेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो फर्दर इसके बाद इन 1921 में आइंस्टाइन वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज। ये आ सकता है एग्जाम में कि जो आइंस्टीन को कब नोबेल प्राइज दिया गया और किसके लिए दिया गया, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। 1921 में आइंस्टीन को क्या दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक हो गया। एंड इन 1923 मिलिगन वॉज अवार्डेड the Nobel Prize in Physics for his work on the elementary charge of electricity and on the photoelectric effect। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो चीज लिखा हुआ है। 1921 में तो आइंस्टाइन को फोटो नोबेल प्राइज दिया गया ऑन द डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर 1923 में मिलिगन्स वाज आल्सो अवार्डेड द नोबेल प्राइज ऑन द वर्क ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक लाइंस, ठीक है, ऑफ एनसीईआरटी। यू मस्ट रीड देम। ठीक है, एंड ऑल्सो रिमेंबर देम। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस। ओके, नाउ फर्दर फर्दर अब देखो इसका मतलब यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है। अगर हम फर्दर और एनसीईआरटी को आगे पढ़ते हैं तो वी कैन समराइज। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी कैन समराइज द फोटोन पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज फॉलो। ठीक है, तो जो मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, फोटोन थ्योरी या फोटोन पिक्चर को ही मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन
इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन मतलब लाइट, विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। ये लाइन एनसीईआरटी की बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि जब भी लाइट किसी मैटर के साथ क्या कर रही है बेटे, इंटरेक्ट कर रही है, तो इस तरीके से बिहेव करती है जैसे कि वो फोटोन से मिलकर बनी हो। कब कब व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर, जब भी कोई लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो इस तरीके से बिहेव करती है, वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो उन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, उन दीज पार्टिकल्स आर नोन एज फोटोन। क्या बोलते हैं उन पार्टिकल्स को, फोटोन बोलते हैं। लाइक सपोज दैट इस तरीके की कुछ कहानी है हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारे पास, सपोज दैट ये कोई मेरे पास कोई मैटर है, ठीक है। ये कोई हमारे पास क्या है, सॉरी, ये कोई हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई ये मैटर है, ठीक है, ये मैटर है। तो इसमें क्या आ रहा है, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। तो ये जो लाइट है वो इस तरीके से बिहेव करेगी कि ये किससे मिलकर बनी हो, फोटोन से मिलकर बनी हो। किससे मिलकर बनी हो, किससे मिलकर बनी हो, कि ये जो लाइट है जब इस मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो ये कैसे बिहेव कर रही है कि ये पार्टिकल से मिलकर बनी है, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हीं पार्टिकल्स का नाम फोटोन है, और इनकी एनर्जी एच न्यू, 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 इनकी एनर्जी एच न्यू। सर सर एक और बार आप इस लाइन को पढ़ के सुनाइए कि क्या व्हेन लाइट interact with matter then it behaves as it is made up of particles। किससे मिलकर बनी होती है, पार्टिकल्स, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन बोलते हैं। सर इन्हीं पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप योर डाउट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी में चलते हैं। ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एंड फिक्स एनर्जी। ठीक है, हर एक फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। फिक्स है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन की जो एनर्जी होती है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, दैट इज फिक्स, इट इज फिक्स। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज नोन एज E इक्वल टू एच न्यू। ये एक फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है बेटा, E इक्वल टू एच न्यू, E equal to h nu, E equal to h nu is the energy of photon, E equal to h nu is the energy of photon, where h क्या होता है बेटे, h को हम बोलते हैं बेटे प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है बेटे, इधर फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है इधर फ्रीक्वेंसी, और E क्या है हमारे पास, एनर्जी। समझ में आ चुका है सर कि when light radiate interact with matter then it behaves as it is made of particles. These particles are known as photon। और जो फोटोन की, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, इस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटे, इस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू। क्लियर? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वेयर यहाँ पर अगर हम आगे इसमें डिस्कशन दिया है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, डन। इतना समझ में आ चुका है कि हमारे पास क्या होता है बेटे, जो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, इक्वल टू एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन होती है। ठीक है, तो अब हम क्या जानते हैं, सर न्यू इक्वल टू सी वाई लैम्डा भी तो होता है सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो E इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा, E इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ E इक्वल टू एस सी वाई लैम्डा, E इक्वल टू एस सी वाई लैम्डा इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, फोटोन थ्योरी है। ठीक है, फर्दर देखो अब हम क्या करते हैं, ये किसी बुक में नहीं दिया है, ये प्रैक्टिस से आती हैं चीजें। ठीक है, चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। देखो अब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ चीजों को।
देखो मेरे पास हमारे पास क्या है कि जो फोटोन की जो एनर्जी होती है, और फोटोन की एनर्जी देखो हमेशा इक्वल टू एच न्यू होता है। ध्यान से देखेंगे यहाँ, यहाँ क्या होता है, इक्वल टू एच न्यू होता है। और ये जो एनर्जी होती है ये होती है जूल। ये जो एनर्जी आएगी ये किस में आएगी, जूल में आती है। ठीक है, और इस एनर्जी को मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये इक्वल टू जो एच न्यू है, इक्वल टू जो एच न्यू है, ये एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। ये एनर्जी आने वाली है जूल में। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, क्योंकि जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो से डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। क्यों, ताकि जो एनर्जी है वो किस में आ जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बट if you want to convert the joule into electron volt, then you have to divide by 1.6 into 10⁻⁻19। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको डिवाइड करने वाला हूं। तो इक्वल टू आ जाएगा एच न्यू अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आंसर किस में लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आंसर किस में लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्दर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी मुझको क्वेश्चन में दी रहेगी, अपॉन फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में जो भी गिवन होगी वैसी लिखेंगे। तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये आंसर किस में आएगा, एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये प्रैक्टिस से, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ये चीजें किससे आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। तो जब अगर हम फर्दर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एनर्जी आती है, फर्दर सॉल्व करने के बाद इसके बाद जो हमारे पास जो एनर्जी आएगी, सॉल्व करने के बाद जो इसको सॉल्व करने पर आता है वो मैं लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है हमारे पास, वो आता है 4.1 के आसपास। कितना आता है, 4.1 के आसपास आता है। तो इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो ये आता है इक्वल टू 4.1 इंटू 10⁻⁻15, 15 माइनस 15 न्यू, और आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत प्रैक्टिस से आती हैं कि फोटोन की अगर आपको फोटोन की दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर आपको फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपको फ्रीक्वेंसी दी है, तो आपको ये याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए आपको, कि इक्वल टू 4.1 इक्वल टू 4.1 इंटू 10⁻⁻15, क्या याद होना चाहिए, 10⁻⁻15 याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो 1 मिनट में उड़ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो फोटोन की जो एनर्जी होती है अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो कितना होता है, 4.1 इंटू 10⁻⁻15 इंटू न्यू, और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इज दैट क्लियर। तो ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, ये चीजें बार बार करने से आती हैं। ठीक है, अब देखो फर्दर इस मोमेंटम है, इसको मैं फर्दर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। मोमेंटम को थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको अभी देर में डिस्कस करूँ। तो अगर मैं क्या जानता हूं, इक्वल टू हम जानते हैं एच न्यू। अगर न्यू नहीं दिया होगा तो मैं क्या करूंगा, एच सी वाई लेमडा, न्यू को रिप्लेस कर दूंगा किससे, न्यू को रिप्लेस कर दूंगा सी वाई लेमडा से।
और ये जो एनर्जी आएगी, ये जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी? जूल में आएगी। ये जो एनर्जी आ रही है, ये जो एनर्जी आ रही है, ये जो एनर्जी आएगी, ये किस में आएगी? जूल में आएगी। किस में आएगी? जूल। अब मुझे क्या करना है, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए मुझे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो एनर्जी किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो E इक्वल टू हमारे पास एच सी वाई लेमडा, एच सी वाई लेमडा, और मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये जो एनर्जी आएगी अभी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने लगी। तो मैं अब सारी वैल्यूज पुट करता हूँ। 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू C3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा। लेमडा तो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेमडा क्वेश्चन में गिवन होगा, और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये जो एनर्जी किस में आएगी? ये जो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो आपको अगर कंपटीशन में बने रहना है तो ये सारी वैल्यू आपको फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए। These all values learn in finger tips। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो फर्दर सॉल्व करने पर E इक्वल टू ये आता है 12 कितना आता है? 12 अपॉन लेमडा, और एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यहाँ जो वेवलेंथ होनी चाहिए एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। तो ये है, देखो ये आपको कोई सी बुक में नहीं मिलने वाला है, ये फॉर्मूला आपको कोई सी बुक में नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? क्या क्या नहीं मिलेगा? कि आपको अगर लेमडा दिया है एंगस्ट्रॉम में, लेमडा एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो और एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो यू हैव टू जस्ट अप्लाई, क्या क्या अप्लाई करना है आपको? E इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा, और ऑलवेज रिमेंबर दैट लेमडा मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम। लेमडा किस में होना चाहिए? लेमडा को आपको मीटर में नहीं बदलना है। अगर कहीं पे लाइट दे रखा है तुमको 600 एंगस्ट्रॉम, तो यू हैव टू जस्ट पुट लेमडा इक्वल टू 600, नॉट कन्वर्ट इनटू मीटर। आपको मीटर में नहीं कन्वर्ट करना है उसको, ये मीटर में नहीं कन्वर्ट करना है, लेमडा को एंगस्ट्रॉम में ही रख देना है। तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। हर एग्जाम में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेमडा क्या होना चाहिए बेटा? लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, लेमडा आपके पास एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, टू सॉल्व द डायरेक्ट न्यूमेरिकल इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि देखो तैयारी आजकल सभी लोग करते हैं, पर सिलेक्शन उसी का होगा जो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको लीन होके पढ़ना पड़ेगा, फील के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा मार्क्स कर सकते। सर अगर लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दी जाएगी तो क्या मैं इस फॉर्मूले को नहीं लगाऊंगा? तो आपको यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट एंगस्ट्रॉम टू नैनोमीटर। तो एट दैट टाइम 1240, एक जीरो कम हो जाएगा, और लेमडा मस्ट बी इन नैनोमीटर, और एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यू हैव टू लर्न ऑल्सो दिस फॉर्मूला। आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, ज्यादा रटने वाला काम भी नहीं करना है आपको, ज्यादा रटना भी नहीं है आपको, कि आप एक फॉर्मूला याद रखिए, उसी से दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर गलती से वेवलेंथ नैनोमीटर में दे दी, तो सर आपने तो बताया ही नहीं था। लो, अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में दे दी जाए तो एट दैट टाइम जो एनर्जी होती है फोटोन की, वो 1240 अपॉन लेमडा।
1240 upon lambda. Always remember that lambda in nanometer. When lambda in nanometer, then you have to equal to 1240 upon lambda. 1240 upon lambda. 1240 upon lambda. और एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन. अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, लैम्डा नैनोमीटर में दिया रहेगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आएगा? इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर. आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यू हैव टू डायरेक्ट अप्लाई इन एग्जाम. ठीक है. अगर कहीं पे बहुत बार क्वेश्चन क्या आता है कि जो लैम्डा होती है वो माइक्रोमीटर में दे दिया जाता है, 10⁻⁻⁶. तो सर अब मैं इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करूंगा? तो फर्स्ट कन्वर्ट माइक्रोमीटर इनटू मीटर बाय 10⁴ से मल्टीप्लाई करो और 10⁴ से डिवाइड करो. डिवाइड करोगे तो लैम्डा नैनोमीटर में आ जाएगा और 10⁴ से उस गिवन डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो. जैसे मैं बोलूँ कि मुझे लैम्डा, मेरे को क्या दे रखा है, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन आ जाए कि एग्जामिनर भी तो बड़ा चालाक है, अगर आपने उसका तोड़ निकाला है तो एग्जामिनर भी चालाकी करता है. अगर वो ऐसे बोल देगा लैम्डा 2 इस ये दे रखा है आपको, लो लैम्डा दे दिया उसने 0.2 माइक्रोमीटर, आप 0.2 माइक्रोमीटर लैम्डा दे दिया एग्जामिनर ने आपको कि एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ 0.2 माइक्रोमीटर है, उसकी एनर्जी निकालो. तो सर मैं कैसे करूंगा? सर आपने तो माइक्रोमीटर में सिखाया ही नहीं है. तो बेटा दिस इज द, अब ये आपको खुद अपनी प्रैक्टिस से करना पड़ेगा. तो आप नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में ही जानते हो ना, तो आप क्या करेंगे, इसको 0.2 10⁴ से मल्टीप्लाई करो और 10⁴ से मल्टीप्लाई करो और 10⁻, क्योंकि ये 6 तो पहले से है माइक्रोमीटर में 6, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो. तो लैम्डा इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁴, और ये कितना आ जाएगा, और ये एंगस्ट्रॉम आ जाएगा. लो अब लैम्डा को इतना रखो, अब लैम्डा को इतना रखो, देन आंसर पुट कर दो 12400 अपॉन 0.2 इंटू 10⁴ एंगस्ट्रॉम. तो आंसर सीधे सीधे किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. तो आपको अगर नैनोमीटर माइक्रोमीटर, जनरली नैनोमीटर माइक्रोमीटर और एंगस्ट्रॉम में ही वेवलेंथ दिया रहता है, तो यू हैव टू, अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट इनटू एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर, देन द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर हो चुका है? तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन. नाउ फोटोन की अगली प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं. फोटोन का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोटोन की अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो मोमेंटम के लिए हम बात कर रहे थे. जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी छूटी है फोटोन की, फोटोन का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो ऑल द फोटोन, या जो हमारे पास क्या होता है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, the momentum of photon is p equal to e by c. ये भी आपको याद रखना है, E equal to p by c. ये जो हमारे पास क्या होता है, फोटोन का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये भी आपको याद रखना है कि जो फोटोन का जो मोमेंटम होता है इक्वल टू p, छोटा p मोमेंटम होता है, p इक्वल टू e by c होता है. क्या होता है? फोटोन का जो मोमेंटम होता है p इक्वल टू e by c. कितना होता है? p इक्वल टू e by c. ठीक है. तो ये आया कहां से? इसके पीछे आने का रीजन कि जो हमारे पास क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है हमारे पास, देखो इसके फील बताता हूं. ये होता है हमारे पास p² c² प्लस m0 का स्क्वायर c की पावर 4. ये एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है. और यू नो वेरी वेल कि द हियर m0 इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन. m0 को क्या बोलते हैं? रेस्ट मास. और फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है बेटे? 0 होता है. तो E इक्वल टू आ जाएगा √p² c² आ जाएगा. तो E इक्वल टू आ जाएगा pc आ जाएगा. मुझे P निकालना है तो P इक्वल टू E by c. तो दिस इज द, ये ऐसा आया, इसके पीछे रीजन ऐसा है कि जो फोटोन का जो मोमेंटम होता है, फोटोन का जो मोमेंटम होता है P इक्वल टू E by c होता है. E by c होता है. ठीक है. अब इसमें भी क्या होता है देखो,
इसमें भी अगर एग्जाम में आपको एनर्जी नहीं दिया है तो फिर से वही आ जाएगा, ई इक्वल टू एच न्यू आ जाएगा या ई इक्वल टू एच सी वाई लेमडा आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो फोटोन की एनर्जी वो भी क्या आ जाएगा, देखो एक तो आ जाएगा एच न्यू बाई सी आ जाएगा, आएगा एक क्या आ जाएगा एच न्यू बाई सी, और एक आ जाएगा एच सी वाई लेमडा अपॉन सी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो पी इक्वल टू एच वाई लेमडा, आगे पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। तो पी इक्वल टू क्या आ गया, एच वाई लेमडा आ चुका है। तो ये पी इक्वल टू क्या आ चुका है, एच वाई लेमडा आ चुका है। पी इक्वल टू क्या आ चुका है, एच वाई लेमडा आ चुका है। ठीक है, तो ये सब के सब हमारे पास क्या है इसमें, दीज ऑल आर। अगर तुमसे कोई कहे कि फोटोन का मोमेंटम बताओ, तो आपके पास ये आना चाहिए कि पी छोटा पी इक्वल टू होता है ई बाई सी। ये एक फोटोन का क्या होता है, मोमेंटम होता है। अगर फोटोन में आपको एनर्जी को न्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है और वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना है, तो आपको एनर्जी के ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए थे ये आपको यूज़ करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, ये यूज़ करना पड़ेगा। और फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये P इक्वल टू एच बाई लेमडा आ जाएगा, P इक्वल टू एच बाई लेमडा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच बाई लेमडा, P इक्वल टू एच बाई लेमडा। ठीक है, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच बाई लेमडा। क्लियर हो चुका है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेयर लेमडा इज वेवलेंथ, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, पता है तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया ना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज p इक्वल टू ई बाई सी, और ऑलवेज रिमेंबर दैट रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में फोर्थ लाइन लिखी हुई है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी की फोर्थ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग फोटोन, ऑल फोटोन ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो भी फोटोन होते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए और वेवलेंथ के लिए हैव सेम एनर्जी। सिंपल सी बात है, अगर कोई फोटोन है वो सेम फ्रीक्वेंसी का है और सेम वेवलेंथ का है, तो उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, जब तक आप उसकी उसका कलर और सोर्स चेंज नहीं करोगे एंड मोमेंटम। ठीक है, वट एवर विद द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। समझ पा रहे हो इस लाइन का मतलब क्या है, कि जो फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम सेम रहेगा किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए। अगर आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज नहीं कर रहे हो तो इनका मोमेंटम ऑफ एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी हो। समझ पा रहे हो, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी मीन्स टू इंक्रीज द पावर, इंटेंसिटी मीन्स टू इंक्रीज द पावर। हमको पावर इंक्रीज करने से, अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई बल्ब है, सपोज दैट ये 40 वॉट का है, ये 40 वॉट का है, ये 60 वॉट का है, ठीक है, और ये 100 वॉट का है। ये तो मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब पावर। बट ये जो बल्ब हैं सबके सब कैसे हैं, ब्राउन है, सबके सब कैसे कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं, सबके सब दीज बल्ब आर इन ब्राउन कलर। तो मैंने इनका वेवलेंथ बदला नहीं, वेवलेंथ मैंने सब ब्राउन कलर के हैं तो इनका वेवलेंथ फिक्स रहेगा, वेवलेंथ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और ये सेम मीडियम में जा रहे हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी, और सोर्स से भी नहीं बदला है मैंने, सोर्स से भी सेम है। तो इसका मतलब आप किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज नहीं कर रहे हो तो फिर एनर्जी भी सेम रहेगी, चाहे तुम कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एनसीईआरटी। फर्दर फर्दर इसी पॉइंट्स को और इलेबोरेट किया एनसीईआरटी ने, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। देखो अब इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, देयर इज ओनली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। समझ पा रहे हो, तो अगर हम किसी भी फोटोन की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स मैं अगर पावर बढ़ा रहा हूं
तो पावर बढ़ाने से क्या होगा कि द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल सरफेस मस्ट बी इंक्रीजेस. Intensity is directly proportional to the number of ejection of photo electron. अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, देखो 40 वॉट से सपोज दैट 2 फोटोन निकले, 60 वॉट से 4 फोटोन निकले, 100 वॉट से 10 फोटोन निकले, तो क्या कर रहा हूं मैं? और मैंने कलर चेंज नहीं किया, कलर सब ब्राउन ही ब्राउन है. तो मैं यहाँ क्या चेंज कर रहा हूं? आई एम चेंजिंग इट्स इंटेंसिटी. तो if I changing the intensity of photon, then definitely number of ejection of photoelectron will increases. ठीक है, but energy of each photon remains same. यही लिखा हुआ है, with each photon having the same energy. एक फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा इंटेंसिटी के बढ़ाने पर. इसका मतलब इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इजेक्शन पर डिपेंड करती है. ठीक है, एनर्जी डिपेंड नहीं करती. दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं, दस फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इसका मतलब यहां से मुझे ये पता चला कि जो फोटोन की जो एनर्जी है वो कभी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है. क्लियर? कैसे क्लियर? देखो कि जो इंटेंसिटी होता है, एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं. इंटेंसिटी क्या होता है हमारे पास? एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम. द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज मेजर इंटेंसिटी. अगर हम एनर्जी पर यूनिट टाइम, अब एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू एच न्यू ए इंटू टी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी अपॉन टाइम. एनर्जी अपॉन टाइम को हम एन लिख देते हैं. एनर्जी अपॉन टाइम को हम क्या लिख देते हैं? एन लिख देते हैं, छोटा एन. ठीक है, एनर्जी अपॉन इसको हम क्या लिख देते हैं? एन लिख दे रहे हैं. तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से इक्वल टू एच न्यू, तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहां से हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू एन ई बाई ए, एन ई बाई ए वाई, या एन एच न्यू बाई ए, एन एच न्यू बाई ए, ऐसा लिख सकता हूं. ऐसा लिख सकते हैं हम. इसी पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे कि एनर्जी अपॉन टाइम को मैंने स्मॉल एन लिख दिया. वेयर स्मॉल एन क्या है? वेयर स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन अपॉन टाइम, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड. ये स्मॉल एन है, स्मॉल एन ही है. तो अगर आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से समझो, यहां से मुझे ये पता चल रहा है, मैं यहां से ये कंक्लूजन ये फाइंड आउट कर रहा हूं कि यहां से जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये. तो एनर्जी क्या है? एक फोटोन की एनर्जी फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है. तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड वो इंक्रीज हो जाएगा. बट सर एक फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी ने. क्या लिखा हुआ है कि अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे किसी पर्टिकुलर एरिया से, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज होगा, बट एक फोटोन की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. एक फोटोन की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. एक फोटोन की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. देखो, अगर आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाना है, इंटेंसिटी आपको बढ़ानी है, इंटेंसिटी बढ़ाओ
किसी भी पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ फोटोन एमिशन इजेक्टेड पर यूनिट टाइम इंक्रीज होगा, बट एनर्जी ऑफ ए फोटोन रिमेन्स फिक्स, एनर्जी ऑफ फोटोन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही चीज यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या कर रखी है, लिख रखी है। मैं एक और बार पढ़ देता हूँ इसको कि इन बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट गिवन वेवलेंथ there is only increase in the number of photon per second crossing the given area with each photon having the same energy। ठीक है ना, एक फोटोन की एनर्जी में कभी चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो फोटोन है की एनर्जी होती है वो कभी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट लाइन लिखी है उसको समझते हैं कि एनसीईआरटी में नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है। इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, अगर फोटोन का जब पार्टिकल के साथ कोलाइजन हो रहा है, सच एज फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, लाइक जैसे फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा है, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। ठीक है ना, तो ये तो हम कंसिडर करते हैं कि जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है और टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, बिकॉज वी कंसिडर दैट द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन होता है, देयर इज अ नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। हाउएवर द नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व इन अ कोलिजन। सिंपल, सही बात है कि जो नंबर ऑफ फोटोन ये जरूरी नहीं है कि कंजर्व रह सकते हैं, बट टोटल एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। द फोटोन में भी, अब फोटोन कैसे अब्जॉर्ब कंजर्व नहीं रहेगा, दे फोटोन में भी एब्जॉर्ब और न्यू फोटोन में भी क्रिएटेड। समझ पा रहे हो? तो क्या हो रहा है, इसका मतलब जब हम किसी मेटल पर एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं तो या तो क्या होगा, वो फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर इस केस में टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व नहीं रह पाएगा। तो अगर जब सरफेस ने फोटोन को एब्जॉर्ब करके दोबारा से फोटोन क्रिएट कर दिया तो एट दैट टाइम क्या हो सकता है कि जो टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रह सकता है। नहीं तो हमेशा जब भी फोटोन और पार्टिकल का कोलिजन होगा, नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट कि टोटल एनर्जी और मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, तो फोटोन कब कंजर्व रह सकता है कि जब किसी सरफेस ने फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद नए फोटोन बन गए, फोटोन रिक्रिएट हो गया, एट दैट टाइम ही आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रह सकता है। नहीं तो फोटोन जरूरी नहीं है कि जो नंबर ऑफ फोटोन हो कंजर्व हो, वो सरफेस के साथ क्या हो सकता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। अगर सरफेस ने फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया और रिक्रिएट कर लिया तो तब तो क्या होगा, मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। नहीं तो मैक्सिमम टाइम क्या रहने वाला है, मोमेंटम और टोटल एनर्जी ही कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस हैं। ठीक है ना, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। तो देखो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं सब इसी से पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट एनसीईआरटी क्या लिखता है रिगार्डिंग फोटोन। फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही है कि जब फोटोन क्या होता है, फोटोन का चार्ज ही जीरो होता है। ठीक है, तो फोटोन है जीरो चार्ज, फोटोन के पास क्या है, चार्ज जीरो है। अगर चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर क्यू कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्यू ई। अगर ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, फोर्स भी जीरो आ जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स ही नहीं लगा रही। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, अगर आप मैग्नेटिक फोर्स, किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, क्यू यू वी साइन थीटा लगता है। ठीक है, अगर क्यू ही जीरो होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो फोटोन क्या होता है वो चार्जलेस है। फोटोन हैव चार्जलेस, फोटोन हैव नो चार्ज,
फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अगर फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या करता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग फोटोन थ्योरी को डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, डेफिनेटली आप इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को और एनसीईआरटी में आप अपनी एनसीईआरटी में टिक लगा सकते हैं कि आपको अपनी एनसीईआरटी में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आपको अपनी एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं ये आप टिक लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एनसीईआरटी के की पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे, और जो भी मैंने आपको इसमें समझाया है, आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी मैंने इसमें शॉर्टकट्स आपको बताए हैं, आप इन शॉर्टकट्स को अपने फिंगर टिप्स में, अपनी स्टडी टेबल के सामने इन फॉर्मूले को लगा दो। जब भी आपकी उसमें नज़र जाएगी तो डेफिनेटली आपका दिमाग उसको क्या करेगा, हिंट करेगा कि यस इक्वल टू अगर एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो इक्वल टू 400 अपॉन लैम्डा, ऐसा। अगर इक्वल टू 4.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है, याद रखना है। डेफिनेटली आप एग्जाम टाइम में अपने न्यूमेरिकल बड़ी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, और इस तरीके के शॉर्टकट किसी बुक में अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ें सब प्रैक्टिस से आती हैं, तो डेफिनेटली आप भी इन शॉर्टकट्स का फ़ायदा उठाओ और अपना सिलेक्शन पूरा करो। थैंक यू।